का अपवर्तन। अगले वीडियो में हमने इसके आगे का पढ़ रखा है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन पहले जानकर फिर इसके बाद प्रिज्म में कैसे अपवर्तन होता है ये पढ़ना है। प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों आप लोग जान ही चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो कहते हैं जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से ऐसे जाना चाहिए भटक जाती है, मतलब कि इधर या इधर की साइड चली जाती है। तो ये जो घटना कहलाती है इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग समझेंगे कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म दोस्तों, प्रिज्म एक त्रिकोणाकार कांच का स्लैब या ब्लॉक होता है जिसके दोनों ओर त्रिभुजाकार आधार होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये चित्र में, ये एक त्रिभुजाकार दोनों ओर इस तरफ और उस तरफ भी त्रिकोणाकार ऐसा एक आधार होता है जिसका आयताकार पार्श्व पृष्ठ होता है। इधर के साइड आप लोग दिख रहे होंगे एक आयताकार पार्श्व पृष्ठ होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं, ठीक है। ये सभी जो पृष्ठ होते हैं एक दूसरे पर ऐसे झुके हुए होते हैं, जिनकी 5 फलकें होती हैं जो आप लोग देख सकते हैं। एक फलक ये आगे की तरफ, दूसरा पीछे की तरफ होता है, ठीक। तीसरा ये साइड में दिख रहा होगा, चौथा ये, और पांचवा इसके नीचे की तरफ होता है। यानी इसमें टोटल 5 फलक होती है प्रिज्म में। प्रिज्म कोण क्या होता है दोस्तों? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। प्रिज्म कोण क्या होता है? ये एक भुजा दिख रही है, दूसरी भुजा दिख रही है, ये जो कोण बन रहा है यही हमारा प्रिज्म कोण कहलाता है। यानी कि इसके दो पार्श्व फलकों के बीच का जो कोण होता है उसे ही हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। दो पार्श्व फलक, एक फलक, दो फलक, इन फलक के बीच का जो कोण होता है इसे प्रिज्म कोण, इसे भी प्रिज्म कोण, इसे भी प्रिज्म कोण कहा जा सकता है, ठीक है। सब एक प्रिज्म का जो कोण होता है वो सबके लिए समान होता है, सभी भुजाओं के लिए। इसके बाद हम लोग प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? तो देखिए दोस्तों, ये आपको प्रिज्म एक दिख रही होगी। यहाँ से ये जो प्रकाश की किरण है ये आपतित किरण है जो कि एक इसके फलक पर आपतित हो रही है, ठीक है। और ये थोड़ी सी अपवर्तित होकर, इसको जाना चाहिए सीधे इस मार्ग पे, लेकिन ना जाकर के थोड़ी सी अपवर्तित होकर, बेंड होकर ये यहाँ पर पड़ती है, दूसरे फलक पर पड़ती है। फिर इसके बाद ये अपवर्तित होकर बाहर की तरफ निकलती है, जिसको हम लोग ये आपतित किरण बोलते हैं, ये अपवर्तित किरण, और ये निर्गत किरण बोलते हैं इसको, निर्गत किरण। तो निर्गत किरण बाहर की तरफ निकलती है, ठीक। इसमें एक एंगल भी बनता है जो एंगल डी आप लोग को दिख रहा होगा, जिसको हम लोग डेल्टा डी से डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है दोस्तों? तो ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों, ये आपके पेपर्स में या सभी प्रकार के एग्जाम्स में आने का संभावना है, ठीक। इसी घटना को समझाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों है स्पेक्ट्रम। यानी स्पेक्ट्रम क्या होता है उससे पहले हम लोग समझेंगे वर्ड विक्षेपण क्या होता है, ठीक। तो वो जो हम लोग पढ़े थे वो एक वर्डी प्रकाश के लिए है। प्रकाश का जो प्रिज्म से अपवर्तन होता है उसमें 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होता है, वो एक वर्डी प्रकाश के लिए पढ़े हैं। यही अगर श्वेत प्रकाश की किरण के लिए हो, यानी सूर्य के प्रकाश की किरण के लिए, तब अगर सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने अवयवी रंगों में, जो कि उनमें उपस्थित होती हैं 7 रंगे, सातों रंगों में विभक्त हो जाता है। तो वो अपने ही अवयवी रंगों के सातों रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है दोस्तों। अब ये वर्ण विक्षेपण में स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो बेसिक सी बात है भाई, वर्ण विक्षेपण होता तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि इनका जो कि एक पर्दे पे हम लोग लेते हैं उसको, तो एक 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। ये जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है इसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसका जो क्रम होता है वो कुछ ऐसा होता है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसको शॉर्ट में विव ग्योर से याद करा जाता है, विव ग्योर, ठीक है दोस्तों। विव ग्योर, वाई यहाँ पे होगा, ठीक है, विव ग्योर, ऐसे इसको याद करते हैं। या फिर एक और शॉर्ट हिंदी में ट्रिक भी याद कर सकते हैं, बै ज नी ह पी नाला, बैजनी ह पी नाला, ये आप लोग याद कर सकते हैं,
बैजनी, ह पीनाला। ब से बैगनी, ज से जामुनी, न से नारंग नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। बैजनी बैजनी ह पीनाला। या फिर विबग्योर, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो आपको सही लगेगा वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ड विक्षेपण देखिए आ गया। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित होने की, जो विभाजित होना जी जो होता है उसी को हम लोग वर्ड विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में जो दृश्य दृश्य स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर आइजैक न्यूटन का प्रयोग, सर आइजैक न्यूटन ने भी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयोग किए गए थे, जिनमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक प्रिज्म तथा दो प्रिज्म का प्रयोग किया गया है और श्वेत प्रकाश उसमें से गुजारा जा रहा है, जो कि एक पर्दे पर प्राप्त करने पे एक स्पेक्ट्रम रूप में रंगों का बिखराव होता है। तो ये न्यूटन ने ऐसा प्रैक्टिकली किया था। आइए इस प्रैक्टिकल को समझते हैं अच्छे से। तो न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच की प्रिज्म का उपयोग किया था। ठीक, कांच की जो प्रिज्म है उसका एक नहीं दो कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था, नीचे भी बताएगा। ठीक है, ठीक है। एक दूसरा समान प्रिज्म का उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को वर्ण और उसके अधिक अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया था। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि उसके वर्ण और उसके अनुक्रम जो रंग उसमें उपस्थित होते हैं उनमें विभक्त करने का प्रयत्न किया था इन्होंने। और भी अधिक और भी अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया था, जो मतलब कि अगर 7 रंगों में विभक्त हो रहा है उससे ज़्यादा भी विभक्त हो सकता है क्या, ये भी उन्होंने एक बार अपने प्रैक्टिकल में ट्राई किया था, प्रयत्न किया था। किंतु उन्हें एक अधिक वर्ण नहीं मिला, मतलब एक से अधिक, जैसे एक रंग का एक ही वर्ण मिला उसके अधिक नहीं मिला। फिर वह दूसरा सर्व सम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रख देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया देख रहेंगे आप लोग। ये एक प्रिज्म में प्रयोग किया, स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, फिर इसके बाद वापस से उस नहीं मिला उनको दूसरा वर्ण क्रम, तो उन्होंने फिर से एक प्रिज्म उल्टा करके रख दिया। ठीक है, जिससे कि वो सोचे कि शायद दूसरा वर्ण क्रम एक और स्पेक्ट्रम मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर उन्होंने देखा कि होकर गुजरने लगे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरणपुंज निर्गत होता है, मतलब कि श्वेत प्रकाश की किरणपुंज उन्होंने डाला एक प्रिज्म से, वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया, फिर पुनः वह श्वेत रंग में वापस निर्गित होने लगा, यानी निकलने लगा। ठीक है, ये सर आइजैक न्यूटन का प्रयोग किया गया, जिसके अनुसार ये कुछ बातें निकली कि सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 रंग या 7 वर्ण क्रम होते हैं और बहुत से अनगिनत भी रंग होते हैं जिनको गिनना संभव नहीं है। इन्होंने यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली किया, तो यहाँ पे उन्होंने एक स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, फिर उन्होंने पुनः एक उल्टा प्रिज्म ऐसे लगा दिया गया जिसके कारण यह वापस से अगर होकर गुजरा तो वापस से श्वेत प्रकाश की किरणें इनको मिलने लगी। ठीक है, तो इन्होंने उसको उल्टा भी करके ट्राई किया। उन्होंने इस प्रैक्टिकल से कुछ बातें निर्धारित की या फिर कुछ बातें बताई गई। इस न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंगें होती हैं? 7 रंगें होती हैं। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसे 7 अवयवी रंगों में विक्षेपित किया जा सकता है, ये भी बातें बोल सकते हैं हम लोग। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, मतलब किसी प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश है गुजरने के पश्चात प्रकाश विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोण पर झुकते हैं या मुड़ते हैं, मतलब कि सभी जो रंग होते हैं वो आपतित किरण जो होती है उसके सापेक्ष अलग अलग एंगल पर झुकते रहते हैं, और सबसे अधिक जो झुकाव होता है वो बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम जो होता है वो सबसे लाल रंग का होता है, सबसे कम कोण का झुकाव। सर आइजैक न्यूटन के सर्वप्रथम सूर्य स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था। कांच के कितने प्रिज्म का प्रयोग किया गया था? 2 कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इसके बाद है प्राकृतिक परिघटनाएं। कुछ परिघटनाएं देखने के लिए मिलती है जो हमको आश्चर्यजनक लगती हैं, या ऐसा क्यों होता है इसका जवाब हम लोग अभी तक नहीं पता है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक, तो कहते हैं कि जैसे कि कोई एक माध्यम है, एक माध्यम ये हवा है, दूसरा माध्यम मैंने बोल दिया कांच है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है, अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो ये जो आपतित किरण है ये अभिलंब से कुछ एंगल बनाती है। ये एंगल एक स्थिति में ऐसा हो जाता है, जो आपतन कोण होता है
वो इतना बढ़ जाता है कि इसका जो ये जो प्रकाश की किरण होती है दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो ये जो घटना घटित हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी को बताया गया है। चूंकि आप लोग देख रहे होंगे ये एक प्रकाश की किरण आ रही है, इसको जाना चाहिए इस माध्यम में लेकिन न जाकर वापस इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्रांतिक कोण क्या होता है? तो क्रांतिक कोण दोस्तों उसी का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसी के मध्य का एक बीच का कॉन्सेप्ट होता है। ये विलंब हो गया, ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो कहते हैं कि आपतित किरण का वह कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाता है, 90 अंश बन जाता है, तो जो आपतन कोण कहलाता है वही आपतन कोण क्रांतिक कोण आईसी कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की कुछ शर्त होती है कि जो क्रांतिक कोण होते हैं आईसी, उनसे जो आपतन कोण होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। और वह सदैव विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहिए, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? तो ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि कई मतलब जो वायुमंडल होता है उसकी परत मतलब कुछ वायु की परतें थोड़ा नीचे होती हैं तो वो ठंडी होती हैं गर्मी के समय में, और ऊपर की जो परतें होती हैं वो थोड़ा धीरे 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 गर्म होती रहती हैं, और रेगिस्तान में ठीक इसी का उल्टा होता है। तो आप आई होप ये सब समझ रहे होंगे। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग ये समझते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमानों को आइए थोड़ा सा हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद देखा जाएगा। जैसे जो स्टार्स है, ये स्टार्स है, तारे हैं, और ये हम अर्थ पे रहते हैं। अर्थ के इर्द गिर्द जो होते हैं वायु के परत होते हैं। ठीक, जो वायु के परत होते हैं तो वो वायु के परत होते हैं। अब ये वायु की परतें जो होती हैं, जैसे तारों से चलने वाली प्रकाश किरणें वायु की परत में से यानी वायुमंडल में से, ये वायुमंडल है हमारा पृथ्वी का, तो वायुमंडल में से जब होकर गुजरती हैं तो इनमें उपस्थित जो कण होते हैं लगातार गति करते रहते हैं। तो पहले तो अगर इसके माध्यम में या इसके मार्ग में कोई कण आता है तो ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कहीं चली जाती हैं। जब ये माध्यम के कण गति करते रहे होते हैं, मतलब थोड़ा आगे या पीछे चले जाते हैं, तो ये प्रकाश की किरण हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण ये स्टार्स हमको दिखाई देता है। ठीक है, ये स्टार हमको दिखाई देता है। अब ये क्रिया जो होती है बहुत तेजी से होती है, बार बार क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल के जो कण हैं लगातार गति करते रहते हैं, लगातार बीच में आते रहते हैं, जिसके कारण हमको तारा जो स्टार्स होते हैं वो कभी कभी दिखते हैं, और जब इसके बीच में कण आते हैं तो कभी कभी वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चले जाते हैं प्रकाश, तो हमको नहीं दिखते हैं। अब यही क्रिया बार बार होती है, जिसके कारण तारा हमको कभी दिखता है तो कभी नहीं दिखता है, कभी दिखता है तो कभी नहीं दिखता है। ये क्रिया इतनी तेजी से होती है जिसके कारण हमको तारे जो होते हैं वो बल्ब की तरह लुप लाप अर्थात टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रह का टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देना, मतलब जो ग्रह होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? इनमें क्या कॉन्सेप्ट है? वो भी तो टिमटिमा सकते हैं ना, लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो पहले हम लोग तारों के टिमटिमाने को हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब ग्रह की बात कर लेते हैं। तो जो प्लेनेट होता है पृथ्वी, जो ग्रह होते हैं, तारे तो काफी दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं पृथ्वी से, इसलिए उनसे जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो एक सीधी रेखा में एक बड़ी एक लाइन टाइप में प्रकाश की किरणें आती हैं। ठीक है, एक सीधी मार्ग टाइप में। ये अर्थ है, पृथ्वी है, और जो ये ग्रह है। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण आएगी तो काफी भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में आएगी। अधिक मात्रा में आएगी तो ये जो प्रकाश की किरणें होंगी हम लोग को लगातार दिखाई देंगी। इनका जो है उतना अपवर्तन जो है नहीं होगा, लगातार हमको दिखाई देंगी, जिसके कारण ये हमको डायरेक्ट दिखाई देती हैं, टिमटिमाती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। ये रीजन है, सिंपल सा। सूर्योदय होने के पहले और सूर्यास्त होने के बाद सूर्य सूर्योदय या सूर्यास्त होने के बाद जो होता है सूर्य हमें दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसको हम लोग थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये आपका क्षैतिज स्थिति है, यहाँ पे कोई मनुष्य या व्यक्ति खड़ा हो सकता है या रह सकता है। ठीक है, ये अर्थ का, और ये इसकी क्षैतिज स्थिति है। सूर्य यहाँ पर होता है, फिर भी हमको सूर्य यहाँ पर दिखाई देता है, सनराइज के पहले ही दिखाई देने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो वो विरल से सघन माध्यम में जाती हैं, और सघन माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से सदैव क्या होंगी? अविलंब की ओर हल्का सा झुकेंगी। चूंकि अब ये अविलंब की परपेंडिकुलर पड़ रहा है, इसको अविलंब की ओर झुकरेगा तो ऐसे इसको प्रतीत होगा। अब इसको ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब अब इसको समझ में आएगा, इमेज को, या प्रतीत होगा कि इस इमेज जो है कहीं सामने से आ रहा है। ठीक है,
इमेज कहीं सामने से आ रहा है। अब इसको हॉरिजॉन्टली ना सोच करके थोड़ा सा ऊपर ऐसे डायरेक्ट लाइन में सोचता है, जिसके कारण इसको जो सूर्य जो होता है क्षितिज के नीचे होने के बावजूद भी उस ऊपर प्रतीत होता है, जिसके कारण इसको ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो उदय हो चुका है, क्षितिज से ऊपर आ चुका है। यह आने का यानी ऊपर होने का इसको ऐसा भ्रम होता है, लेकिन होता है क्षैतिज से नीचे, लेकिन ऊपर आने का इसको भ्रम होता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, सूर्य की आभासी स्थिति उसको दिखाई देती है। ठीक है, रियल स्थिति नहीं दिखाई देती है। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष कैसे बनता है या इंद्रधनुष हम लोग को बन कैसे हमको दिखाई देता है, उसका बनना। अब हम लोग इसके इंद्रधनुष के बनने के विषय में पढ़ने वाले हैं, ये जानने कि इंद्रधनुष का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, आइए इसको फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये जल की बूंद है, दिख रहा होगा आप लोग को, ये आपका जल का बूंद है, जल की बूंद, जल की बूंद है। इस जल की बूंद में सूर्य का प्रकाश इंटर करता है, प्रवेश करता है, जिसके कारण इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात इसका आंतरिक परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात फिर से इसका क्या होता है, निर्गत किरण निकलती है, यानी फिर से एक बार फिर से इसका अपवर्तन होता है। ये जो निर्गत किरण है, ये जो निर्गत किरण आप लोग देख रहे होंगे, ये किसी प्रेक्षक या प्रकाशीकरण की पुंज है, ये किसी प्रेक्षक की आंखों में प्रवेश करता है और जिसको प्रेक्षक को प्रतीत होता है कि सामने ये कहीं सामने से आ रहा है, जो कि एक ऐसे पट्टी का निर्माण करता है। भाई कलरफुल ये प्रकाश की किरणें निकलती हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में बहुत सारी प्रकाश की किरणें होती हैं जो 7 रंग की होती हैं। वो सातों रंग की प्रकाश की किरणें इसकी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिसको प्रतीत होता है कि ये कहीं सामने से आ रहा है। ठीक, और इसको इमेज होता है कि ये जो 7 रंगों की जो पट्टी आ रही है, जो 7 रंगों का जो स्पेक्ट्रम है, वो कहीं ऊपर दिखाई देने लगता है। इसको ऐसा प्रतीत होने लगता है, क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों की किरणें होती हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम या ये जो इंद्रधनुष बनता है, अगर इधर सूर्य है तो उसके जस्ट विपरीत दिशा में ये बनता है। ये आप लोग जानते होंगे।